शहीद कभी मरते नहीं हैं, वो सिर्फ शरीर त्याग देते हैं। वो किसी न किसी रूप में शत्रुओं के आगे हमेशा डटे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रेया। स्वागत है आपका श्रेया की ज़ुबानी में। आज की कहानी है एक फ़ौजी की जो आज से पहले अनसुनी और अनकही थी। ये एक ऐसी कहानी है जिस पे शायद ही किसी को आसानी से विश्वास हो। जुलाई 1999 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था और उसी युद्ध में एक कर्नल था जो पाकिस्तानी सेना की गोली से शहीद हो गया था। पर उनका बेटा उसी रेजिमेंट में कैप्टन था और युद्ध में लड़ रहा था। उसके पिता कर्नल अपने कर्तव्य के प्रति बहुत सख्त थे। वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित किया और युद्ध में आगे बढ़ाया। जब उस कर्नल की शहादत की खबर आई, तब सभी सैनिकों की आंखें नम हो गए थे। पर वो समय भावनाओं में विचलित होने का नहीं था। समय था शत्रुओं को खत्म करके भारत माता की धरती को मुक्त करना। पिता की मृत्यु की खबर ने बेटे कप्तान के मन में बहुत बड़ा जख्म दिया। बदले की आग ने उन्हें बेचैन कर दिया। वो अपनी माँ को क्या जवाब देंगे, इसके बारे में सोच के धीरे धीरे वो पागल जैसा बन गया था। तभी एक गुप्त सूचना आई कि जिस जगह पर कर्नल को गोली लगा था, उसी जगह से थोड़ी सी दूरी में पहाड़ों के ऊपर चट्टानों के बीच पाकिस्तानी सेना के एक बंकर देखे जा रहे हैं। और किलिंग रेंज के हिसाब से देखा जाए तो वही कर्नल पर गोली चला रहा था। उस बंकर में करीब 18 से 20 पाकिस्तानी सैनिक थे और वो एलएमजी और रॉकेट लॉन्चर से लैस है। कप्तान इसी खबर का इंतज़ार कर रहे थे, अपने पिता के अधूरे कर्तव्य पूरी करने के और एक माँ की सुहाग छीनने वालों को उसके किए की सज़ा देने का सही समय आ गया था। कप्तान ने अपने सैनिकों के साथ पूरी अभियान की योजना बनाई। योजना थी रात के अंधेरे में हमला करने की, क्योंकि पाकिस्तानी सेना आसानी से नीचे देख सकता था और दिन के उजाले में ऊपर से फायरिंग कर सकता था। कप्तान ने अपनी सेनाओं को 3 टुकड़ी में विभाजित किया। प्रत्येक टुकड़ी में छोटे बड़े हथियार, वायरलेस और आवश्यक दवा के साथ 6 सैनिक शामिल थे और वह खुद भी एक टुकड़ी की कमान संभाला। वह योजना के अनुसार आगे बढ़े। जुलाई की अंधेरी रात थी। चारों तरफ घोर अंधकार थे। टॉर्च जलाना या किसी प्रकार की रोशनी का प्रयोग करना सख्त मना था। उनको सिर्फ चट्टानों के बीच से कंपास देख के ऊपर जाना था। अंधेरे में चट्टानों से टकराने और फिसल के बार बार नीचे गिरने से कई सैनिक घायल हो गए थे। कप्तान भी चट्टान से टकराया था और उनके हाथ और पैर से खून बह रहा था, लेकिन उस पर उनका कोई ध्यान नहीं था। उसके सीने में जलती प्रतिशोध की आग उसके अपने शरीर की चोटों से कहीं अधिक थी। अचानक कैप्टन का पैर एक गोल पत्थर पर पड़ी और वो फिसल कर कई फीट तक नीचे गिर गया, जिससे उसके हाथ और घुटने गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात ये हुई कि उनके पास जो कंपास था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया और उनके पास वही एक कंपास था। अब उनके लिए सही दिशा चुनना एक और बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन वो नहीं रुके, क्योंकि उन्हें 3 बजे से पहले मिशन पूरा करना ही था। उनके सामने केवल करो या मरो की स्थिति थी। कप्तान ने सोचा कि वो चाहे शहीद ही क्यों ना हो जाए, वो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए खून की आखिरी बूंद तक लड़ेगा और शत्रुओं को मार कर ही दम लेगा। अंधेरे में उन्हें नहीं पता चल रहा था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तभी कप्तान को लगा कि कोई उनके कान में कुछ कह रहा है। वो पीछे मुड़े और अपने साथ आए सैनिकों से कहा, बातें मत करो। वे हैरान रह गए और बोले कि हमने कुछ कहा ही नहीं। कप्तान ने सोचा कि शायद उसने कुछ और ही सुना होगा। शायद ये हवा के चट्टान से टकराने की आवाज़ है। वो आगे बढ़ते रहे। अचानक कैप्टन को लगा कि कोई फिर से उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा है। इस बार उसने इससे पहले से अधिक स्पष्ट सुना और उसने महसूस किया कि वो भ्रम में नहीं है, लेकिन वो आवाज़ उसे बहुत जानी पहचानी लग रहा था।
कप्तान रुक गया। तभी उसे फिर से वही गंभीर आवाज़ सुनाई दिया, बेटा, मैं कब से कह रहा हूँ कि इस तरफ नहीं, इस तरफ थोड़ी ही दूरी में दुश्मन के 3 बंकर है और वहाँ 56 पाकिस्तानी सेना डेरा डाले हुए है। तुम बाएं मुड़ो। कैप्टन ने आश्चर्य से चारों ओर देखा और कहा, पापा आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अभी चलो आगे। कप्तान की आंखें नम हो गई। वह समझ गए कि ये उनके पिता के अशरीरी आत्मा है। कप्तान उनके पिता के बताए हुए रास्ते में जाने लगा। करीब आधे घंटे चढ़ाई करने के बाद उन्होंने वायरलेस पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कुछ बातचीत सुने। उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तीव्रता के आधार पर दुश्मन के बंकर को बहुत आसानी से खोज निकाला। कप्तान ने वायरलेस में बाकी 2 सेना के टुकड़ी की स्थिति का पता लगाया। वे उस वक्त भी बहुत नीचे ही थे और वहां तक पहुंचने के लिए करीब घंटे भर का समय लगेगा। 3 बजने के लिए सिर्फ 40 मिनट बचे थे। इसीलिए कप्तान ने अपने 6 सेना से परामर्श किया और बाकी 2 टुकड़ी के बिना ही आक्रमण करने का फैसला लिया। अचानक पाकिस्तानी सेना ने बंकर से फायरिंग शुरू कर दी। शायद वो लोग भी कप्तान के वायरलेस की फ्रीक्वेंसी को ट्रेस कर लिए होंगे और उनका मौजूदगी का पता चल गया होगा। कप्तान और उनकी सेना ने भी गोली और रॉकेट लॉन्चर से जवाब दिया। दोनों तरफ से काफ़ी देर तक गोलीबारी हुई। इस बीच कप्तान ने हर पल अपने पिता के अशरीरी उपस्थिति को महसूस किया। केवल कप्तान ही नहीं, बल्कि उनके साथ के सभी सैनिकों को ये महसूस हुआ था, क्योंकि गोलीबारी के बीच किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें दुश्मन की गोलियों से बचा के रखा था। अशरीरी कर्नल की अदृश्य शक्ति की सहायता से वो आसानी से बंकर में घुस गए थे और 15 मिनट के भीतर सभी पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। अंत में पूरी बंकर को बम से ध्वस्त कर दिया। अगले दिन खबर आई कि उस बंकर से 2 किलोमीटर उत्तर में 3 और बंकर थे, जहां 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक थे। बोफोर्स गन से गोला दाग के तीनों बंकर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। कारगिल युद्ध की जीत को 23 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कर्नल का अशरीरी आत्मा कारगिल की रक्षा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भारतीय सेना की मदद भी करते हैं। आज भी कुछ सैनिकों को कर्नल का आवाज़ सुनाई देता है और वे उसके आदेशों का आदरपूर्वक पालन भी करते हैं। जो देश के लिए तन मन न्यौछावर कर देते हैं, वो मृत्यु के बाद भी देश के लिए अपना कर्तव्य करते रहते हैं, भले ही उसके पास शरीर ना हो। कर्नल एक निराकार आत्मा के रूप में आज भी सीमा में तैनात है। किसी फौजी ने कहा था, जलते हुए इन दियों को हम बुझने नहीं देंगे, मर जाएंगे पर वतन को झुकने नहीं देंगे। जय भारत की वीर सेना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट ही मुझे आपके लिए नई नई कहानियाँ लाने के लिए प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।